विद्यार्थियों, हम क्षेत्रीयतावाद का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि क्षेत्रीयतावाद का आशय क्या है, उसके प्रमुख कारण क्या है। अब हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद का विश्लेषण करते हैं, है ना। तो रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया में क्षेत्रीयतावाद की चर्चा करते हुए लिखा है कि देश के सामने एक खतरा राज्यों के संघ से अलग हो जाने का था। कुछ लोगों ने आशंका प्रकट की थी कि प्रांतीयता की भावना या प्रदेश के लिए अधिक अधिकार या स्वायत्तता की मांग बढ़ गई तो इससे या तो देश अनेक छोटे स्वतंत्र राज्यों में बढ़ जाएगा या तानाशाही कायम हो जाएगी। पृथकता की भावना उनमें ज़्यादा बलवान और खतरनाक है, जहाँ ऐसी आर्यतर जातियाँ हैं जो भारतीय संस्कृति की धारा में पूरी तरह नहीं मिल पाई हैं, जैसे उत्तर पूर्व की जनजातियों का इलाका। कुछ क्षेत्रों में अभी भी असंतोष है। बिहार में छोटा नागपुर तथा मध्य प्रदेश के जनजातीय इलाके और गुजरात व ओडिशा में जनजातीय क्षेत्रों के निवासियों की स्वायत्तता का आंदोलन। राज्यों के भीतर विशिष्ट क्षेत्रों के अलगाव के आंदोलन उठ रहे हैं। दबे हुए वर्गों और समूहों के राजनीतिक क्षेत्र में आने से अधिकार के लिए उनकी आकांक्षाओं से नई समस्या खड़ी हो रही है। भारतीय राजनीति में हम क्षेत्रीयतावाद की चर्चा जो है कई आधारों पर, कई शीर्षकों में कर सकते हैं, जैसे कि क्षेत्रीयतावाद के आधार पर पृथक राज्यों की मांग, है ना। आर्थिक पिछड़ापन, जाति, भाषा, धर्म को लेकर विभिन्न क्षेत्रों द्वारा पृथक राज्य की मांग समय समय पर उठाई गई तथा क्षेत्रीय आंदोलनों की शुरुआत की गई। पृथक राज्यों की मांग के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पक्ष संघीय क्षेत्रों के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने की मांग है। इसी मांग के तहत हिमाचल को 1970 में और 1986-87 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 1993 में जो है विधानसभा और मंत्री परिषद के रूप में जो है कई लोकप्रिय सरकारें इसी को दे दी गई, यानी कि दिल्ली के लोग भी दिल्ली को पूर्ण राज्य की मांग करते रहे हैं और देश की राजधानी होने के कारण दिल्ली को पूरा राज्य का दर्जा तो नहीं दिया जा सका, लेकिन संघीय क्षेत्र को 1993 में विधानसभा और मंत्री परिषद के रूप में लोकप्रिय सरकार दे दी गई। तो इस तरह से ये भी एक क्षेत्रीयतावाद का ही एक जो है उदाहरण है। इसके अतिरिक्त जो है क्षेत्रीयतावाद के आधार पर समय समय पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठाई गई। सन 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। राज्यों के पुनर्गठन का मुख्य कारण भाषाई राज्यों की मांग ही थी। भाषाई राज्यों की मांगों ने राष्ट्रव्यापी असंतोष को जन्म दिया और इसके द्वारा क्षेत्रीय भावनाओं को प्रोत्साहन मिला और राष्ट्रवादी लोगों में यह आशंका पैदा हुई कि इससे देश छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा और राष्ट्रीय एकता का अंत हो जाएगा। इसी तरह बम्बई का विभाजन किया गया 1960, है ना। बम्बई में जो ये मांग उठाई जाने लगी, गुजराती और मराठी भाषा के आधार पर उन राज्यों को दो भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना हुई। विदर्भ राज्य की मांग भी इसी क्रम में आती है। 1960 के आसपास पृथक विदर्भ राज्य की मांग की जाने लगी। नागपुर के लोगों का कहना था कि महाराष्ट्र की स्थापना से नागपुर का महत्व कम हो गया है, क्योंकि उससे पूर्व नागपुर मध्य प्रांत की राजधानी था। पंजाब का पुनर्गठन किया गया। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन किया गया, जिसके फलस्वरूप पंजाब और हरियाणा दो राज्य एवं चंडीगढ़ संघीय क्षेत्र बनाया गया, है ना। तो इस तरह से क्षेत्रीयतावाद के आधार पर पृथक राज्यों की मांग जो है भारतीय राजनीति में समय समय पर होती रही है। सन 2010 से 14 के वर्ष और क्षेत्रीयवाद के प्रसंग में सबसे प्रमुख समस्या पृथक तेलंगाना राज्य के गठन की मांग है। और अलग से तेलंगाना राज्य के गठन की मांग वैसे तो दशकों पुरानी है, लेकिन नवंबर 2009 में जब तेलंगाना
राष्ट्रीय समिति के नेता चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना राज्य की स्थापना की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए तो जो है इसकी मांग को स्वीकार करने की घोषणा कर दी गई, है ना। इसी तरह से 1991 से 2000 के बीच जो है 3 नवीन राज्यों का गठन हुआ, जिसमें उत्तराखंड, झारखंड, बोडोलैंड, गोरखालैंड, है ना। इन राज्यों की मांग जो है छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना आदि राज्यों की मांग की जाने लगी और इनमें से उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ की मांग ने तो 1996-97 तक प्रबल आंदोलन की स्थिति प्राप्त कर ली थी और इन राज्यों के गठन को लेकर प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच भी सहमति बन गई। तो इस तरह से ये 3 राज्य अस्तित्व में आ गए। बाद में तेलंगाना को भी राज्य का दर्जा दे दिया गया, है ना। तो इस तरह से समय समय पर और भी अधिक राज्यों की मांग की जाती रही है। दक्षिणी गुजरात के जनजातीय क्षेत्र के लोग अपने लिए पृथक राज्य की मांग कर रहे हैं। असम में एक अलग बोडो राज्य बोडोलैंड की मांग की जा रही है। इसी प्रकार गोरखालैंड, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, विदर्भ राज्य, है ना। तो इस तरह से मांग की जा रही है और अब इनका औचित्य भी रहा है ना। राज्य की स्थापना का औचित्य यह रहा है और किसी राज्य अन्य राज्य की स्थापना बहुत अधिक सोच विचार के बाद ही की जानी चाहिए, क्योंकि इतने अधिक राज्य हो जाएंगे तो उनमें राष्ट्रीय एकता के लिए भी हमारे लिए संकट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो है क्षेत्रीयतावाद के आधार पर पृथक राज्यों की मांग भारतीय राजनीति में जो है एक क्षेत्रीयतावाद का स्वरूप उभर कर सामने आता है ना। इसी तरह क्षेत्रीयतावाद बनाम अंतर्राज्यीय झगड़े। क्षेत्रीयवाद का एक महत्वपूर्ण पक्ष विभिन्न राज्यों के आपसी झगड़े हैं। राज्यों के बीच सीमा विवादों एवं नदी पानी विवादों को लेकर राज्यों के बीच उग्र मतभेद और तनाव बढ़े हैं, है ना। राष्ट्रीय स्रोतों के वितरण पर राज्यों के बीच कई बार सहमति नहीं हो पाई और राज्यों में कई बार अधिकतम स्रोत प्राप्त करने की होड़ सी दिखाई देने लगी। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के बीच नर्मदा नदी के जल के वितरण को लेकर उत्पन्न विवाद, पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के बीच नहरी पानी के बंटवारे को लेकर विवाद, राजस्थान और पंजाब के बीच भाखड़ा नांगल बांध से उत्पन्न बिजली के बंटवारे को लेकर विवाद और आंध्र और कर्नाटक के बीच कृष्णा विवाद प्रमुख हैं। क्षेत्रीयतावाद के आधार पर स्वायत्त की मांग भी की जाने लगी है ना। तो इसमें जो है भारतीय संविधान के जो संघवाद से संबंधित प्रावधानों पर में जो केंद्र शक्तिशाली है और विगत कुछ वर्षों से यह मांग की जाती रही है कि संघवाद से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। राज्यों की केंद्र पर अत्यधिक निर्भरता को कम किया जाना चाहिए। राज्यों को अधिक से अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए। स्वायत्तता की मांग के साथ साथ यदाकदा पृथकतावादी नारे भी दिए जाते रहे हैं। स्वायत्तता की यह मांग उन दिनों बड़ी प्रबल हो जाती है जबकि केंद्र और राज्यों में पृथक पृथक राजनीतिक दलों की सरकारें होती हैं। पंजाब में मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में अकाली दल सिखों के स्वायत्त संगठन की मांग उठाई थी। पश्चिम बंगाल की मार्क्सवादी सरकार ने बार बार राज्यों की स्वायत्तता की मांग दोहराई। द्रमुक और अन्ना द्रमुक ने भी राज्य स्वायत्तता की मांग का समर्थन किया। 1991 में उड़ीसा के बीजू पटनायक ने राज्यों की स्वायत्तता की बात कही और 1990 से 91 में सिखों के एक वर्ग के द्वारा बहुत अधिक उग्रवादी दृष्टिकोण अपना लिया गया। 1996 से 14 के वर्षों में भी राज्यों के लिए स्वायत्तता की मांग बढ़ती ही जा रही है और स्वायत्तता की मांग पर तर्कसंगत दृष्टि से भारतीयता को सर्वोच्च महत्व देते हुए विचार किया जा सकता है। क्षेत्रीयतावाद का एक जो अगला जो रूप है वो केंद्र राज्य संघर्ष के रूप में भी हमारे सामने आता है ना। राज्यों ने कई बार केंद्र के सुझाव और निर्देशों को मानने से इनकार कर दिया और अपने स्वतंत्र अस्तित्व का परिचय दिया, है ना। इसे जिसमें 18 सितंबर 1968 को केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल का सामना करने के लिए केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिए। केरल की वामपंथी सरकार के मुख्यमंत्री नंबूदरी पाद ने केंद्रीय अध्यादेश को शमक विरोधी कहकर उसे मानने से इनकार
कर दिया था। 1968 में बंगाल के दार्जिलिंग और नक्सलवादी क्षेत्रों में होने वाले उपद्रवों से चिंतित होकर केंद्र सरकार ने उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसे राज्य सरकार ने राज्य के मामलों में केंद्र के हस्तक्षेप की संज्ञा दी थी। तो और भी कई जो उदाहरण हैं, है ना, जिनका जो है केंद्र और राज्यों में संघर्ष होता है, चलता रहता है ना। तो इस तरह से कई केंद्र और राज्यों के बीच अकाल राहत, वित्तीय अनुदान, करारोपण, पिछड़ा हुआ राज्य घोषित करने की मांग और विकास योजनाओं की स्वीकृति आदि विषयों को लेकर समय समय पर छोटे बड़े विवाद जन्म लेते रहे हैं। इसी तरह क्षेत्रीयतावाद के संदर्भ में उत्तर दक्षिण की भावनाएं हैं, है ना, कि उत्तर और दक्षिण के संदर्भ में यह सोचने की प्रवृत्ति भी कुछ अंशों में पाई जाती है कि दक्षिण के लोग ये महसूस करते हैं कि उत्तरी भारत के लोगों ने सदैव उनके मामलों की उपेक्षा की है। दक्षिण के 4 राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, जहाँ द्रविड़ भाषाएं बोली जाती हैं, का विचार है कि राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत को वे लाभ नहीं मिलने चाहिए थे, है ना, मतलब वो लाभ नहीं प्राप्त हुए, है ना। और यह कहा जाता रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल, योजना आयोग तथा केंद्रीय सचिवालय में दक्षिण की अपेक्षा उत्तर के लोग ही छाए हुए रहते हैं। तो इस तरह से उत्तर दक्षिण को महत्व के आधार पर भी जो है क्षेत्रीयतावाद की मांग को उठाया जाता रहा है। और बाद में जो है ये विवाद शांत हो गया, लेकिन धीरे धीरे ये जो है कभी कभी ये मांग जो है अपनी जोर पकड़ लेती है ना। दक्षिण के राज्यों ने केंद्रीय सरकार की भाषा नीति का डटकर विरोध किया है, जैसे, है ना, कि क्योंकि उत्तरी जो है लोग, उत्तर में जो है हिंदी भाषा के लोग ज़्यादा हैं, तो हिंदी उन पर ज़बरदस्ती थोपने की चाल वे मानते हैं। और प्रादेशिक भाषाओं की बात, हिंदी भाषा भी एक प्रादेशिक भाषा है। अन्य भाषाओं को जैसे द्रविड़ है, तमिल है, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, है ना, इनको अधिक समृद्ध नहीं है। तो दक्षिण के राज्य चाहते हैं कि प्रशासनिक की भाषा के रूप में हिंदी की बजाय अंग्रेजी को चलाया जाना चाहिए। तो इस तरह से भाषाई आधार पर जो है क्षेत्रीयतावाद के संघर्ष उभर कर सामने आते रहे हैं। क्षेत्रीयतावाद का एक अगला रूप आता है जो है वो यही जो है संपूर्ण उत्तरी भारत में उग्र क्षेत्रीयतावाद के रूप में भी आता है। जैसे पृथकतावादी आंदोलन जो चल रहे हैं, बृहत्तर नागालैंड की स्थापना की मांग को लेकर चल रहे हैं, है ना, और भाषावाद के आधार पर राज्यों की मांग का जो है पुनर्गठन की मांग की जा रही है। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद, JKLF, इन उग्रवादी संगठनों के द्वारा, है ना। तो इस तरह से अलगाव के बीज वहाँ बोए जा रहे हैं। क्षेत्रीयता की भावना के आधार पर भूमिपुत्र की अवधारणा आ रही है ना। भूमिपुत्र की धारणा है कि किसी राज्य अथवा क्षेत्र के निवासियों द्वारा उस राज्य में बसने और रोजगार प्राप्त करने आदि के संबंध में विशेष संरक्षण की मांग की जाए। इस मांग के साथ यह बात जुड़ी हुई है कि जब तक उस राज्य के क्षेत्र के सभी मूल निवासियों को रोजगार प्राप्त न हो जाए, तब तक उस राज्य या क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों को रोजगार की सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। भूमिपुत्र की धारणा का उदय इस सदी के 6 दशक में ही हो गया था और शिवसेना जैसे संगठन के द्वारा इसे महाराष्ट्र में अपनाया गया था, लेकिन समय समय पर इसकी प्रवृत्ति पर बहुत अधिक जो है प्रबल होते हुए देखा गया है। तो क्षेत्रीयतावाद के भारतीय राजनीति में इन विविध रूपों के अध्ययन के बाद हम देखते हैं कि इसके क्या दुष्परिणाम उभर कर आते हैं, है ना। सबसे पहले हम जो देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच में संघर्ष और तनाव इसको देखने को मिलता है, और इसके कारण जो है विभिन्न क्षेत्रों के बीच में आर्थिक, राजनीतिक, यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक संघर्ष और तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इसका कारण है कि प्रत्येक क्षेत्र जो है वो अपने जो है स्वार्थों या हितों को सर्वोच्चता का स्थान दे बैठता है, और उसे ये चिंता नहीं होती कि दूसरे क्षेत्रों को कितना नुकसान होगा।
केंद्रीय और सरकारों के बीच भी इससे संबंध विकृत हुए हैं। प्रत्येक क्षेत्र के हित समूह, क्षेत्रीय नेतागण, बड़े उद्योगपति या राजनीतिज्ञ अपने अपने क्षेत्रों के स्वार्थों को प्राथमिकता देते हैं और केंद्रीय सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं। केंद्रीय सरकार जिसकी तरफ भी थोड़ा सा झुक गई वही विवाद का विषय बन जाता है और केंद्र जो है तथा राज्य सरकारों का पारस्परिक संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं रह पाता है। नेक्स्ट है स्वार्थी नेतृत्व एवं संगठन का विकास, है ना। क्षेत्रीयतावाद का एक दुष्परिणाम यह होता है कि इसके फलस्वरूप अलग अलग क्षेत्रों में इस प्रकार के नेतृत्व व संगठनों का विकास हो जाता है जो कि जनता की भावनाओं को उभार कर अपने संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं। इस प्रकार के नेताओं व संगठनों की न तो क्षेत्रीय हितों और न ही राष्ट्रीय हितों पर तनिक भी ख्याल रहता है। उनका समस्त ध्यान अपनी लोकप्रियता को बढ़ाकर अपने स्वार्थों को सिद्ध करने पर केंद्रित हो जाता है। ये नेतागण कभी तो भाषा के प्रश्न को लेकर हंगामा मचाते हैं और कभी क्षेत्रीय सरकार के पक्षपातपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध नारा लगाने के लिए सामने खड़े हो जाते हैं, चाहे इनमें से कोई भी समस्या वास्तविक हो या काल्पनिक। क्षेत्रीयतावाद के कारण भाषा की समस्या जो है जटिल बनती है। क्षेत्रीय वफादारी का सीधा संबंध क्षेत्रीय या प्रादेशिक भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है, जिसके कारण प्रादेशिक भाषाओं को आवश्यकता से अधिक महत्व प्रदान करने की गलती उस क्षेत्र के लोग कर बैठते हैं। परिणाम यह होता है कि अन्य किसी भाषा के प्रति सहिष्णुता की भावना बिल्कुल नहीं रह जाती और विभिन्न भाषाभाषी क्षेत्रों के बीच भाषा के प्रश्न को लेकर कटुता बढ़ती चली जाती है। और समग्र रूप में हम ये देखें तो क्षेत्रीयतावाद वो राष्ट्रीय एकता के समक्ष चुनौती है ना। क्षेत्रीयतावाद के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के बीच में जो संघर्ष और तनाव हो जाता है उसे राष्ट्रीय एकता की धारणाओं और भावनाओं पर कुठाराघात होता है और जिसके फलस्वरूप क्षेत्रों के लोगों में कभी कभी क्षेत्रीय स्वार्थों को लेकर, कभी राजनीतिक स्वशासन या पृथक राज्य के प्रश्न को लेकर, तो कभी प्रादेशिक भाषा के प्रश्न को लेकर झगड़े और मनमुटाव खड़े हो जाते हैं जो राष्ट्रीय एकता के लिए घातक होते हैं, है ना। इसलिए इसको रोकने के क्या उपाय हैं, है ना। जब क्षेत्रीयतावाद की प्रवृत्ति इतना राजनीति के हमारे देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक चुनौती है, तो इसको रोकने के क्या उपाय हैं। तो सबसे पहले तो केंद्र सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए कि सभी उप सांस्कृतिक क्षेत्रों यानी सब कल्चरल रीजन्स का संतुलित आर्थिक विकास संभव हो, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक तनाव कम हो। सभी क्षेत्रों के लोगों को समान आर्थिक सुविधाएं प्रदान की जाए, जिससे कि अनावश्यक प्रतिस्पर्धा व ईर्ष्या की भावना न पनप सके। भाषा संबंधी झगड़ों का शीघ्र हल ढूंढ लिया जाए। इस संबंध में सबसे उचित हल यह है कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को समान मान्यता प्रदान की जाए। हिंदी भाषा को किसी भी क्षेत्रीय समूह पर जबरदस्ती न लादा जाए, अपितु इस भाषा का प्रचार व विस्तार इस ढंग से किया जाए कि विभिन्न क्षेत्रीय समूह स्वतः ही इसे संपर्क भाषा, लिंक लैंग्वेज के रूप में स्वीकार कर ले। प्रचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से सांस्कृतिक लक्षणों के विषय में लोगों को सामान्य ज्ञान बढ़ाया जाए, जिससे कि एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के प्रति अधिक सहनशीलता की भावना को अपना सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल में सभी क्षेत्रों के नेताओं का संतुलित प्रतिनिधित्व हो, जिससे कि क्षेत्रीय पक्षपातपूर्ण नीतियों का खंडन हो सके और केंद्रीय सरकार के इरादों पर किसी को भी संदेह न रहे। जहाँ तक संभव व व्यवहारिक हो, उप सांस्कृतिक क्षेत्रों की उचित महत्व आकांक्षाओं की पूर्ति की जाए, यदि उनका कोई बुरा प्रभाव राष्ट्रीय संगठन पर नहीं पड़ता है। और केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच पारस्परिक संबंधों को अधिकाधिक सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए दोनों पक्षों को इस प्रकार की नीति व आचार संहिता को अपनाया जाना चाहिए कि पारस्परिक विश्वास टूट न जाए और ऐसे अवसर कभी न आए उन्हें एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की आवश्यकता हो। संकीर्ण मनोभाव वाले स्वार्थी नेतागण इसी प्रकार के अवसरों की राह तकते रहते हैं और मौका मिलते ही क्षेत्रीयता की भावना को भड़काने का प्रयत्न करते हैं।
राज्य सरकारों और विशेषकर केंद्रीय सरकार द्वारा क्षेत्रीय नेताओं को इस प्रकार का कभी मौका नहीं दिया जाना चाहिए। तो आवश्यकता इस बात की है कि क्षेत्रीयता की तुलना में भारतीयता के भाव को अधिक शक्तिशाली और जो है बहुत अधिक शक्तिशाली बनाया जाए, है ना। तो इस तरह से जो क्षेत्रीयता की भावना को कम किया जा सकता है और व्यवहार में गरीबी और आर्थिक विषमता जो कारण है और राष्ट्रीय एकता के हितों की क्षेत्रीयतावाद को जो बढ़ावा मिला है, तो ऐसी परिस्थितियों को दूर किया जाना चाहिए जिनसे कि क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा मिले, है ना। और क्षेत्रीय आंदोलनों को चलाने के लिए आर्थिक विषमता, धर्म, जाति, भाषा का सहारा लिया जाता है। तो इन भावनाओं को दूर किया जाना चाहिए, है ना। प्रादेशिकता की भावनाओं को समाप्त कर उदार और सहयोगी प्रादेशिकता की भावना की प्रसार की आवश्यकता है। और भारत देश में आवश्यकता इस बात की है कि भारत जैसे देश में क्षेत्रवादी प्रवृत्ति संयमित और नियंत्रित रूप में रहे। क्षेत्रवाद को राष्ट्रवाद के में सामंजस्य की स्थिति संपूर्ण अंशों में बनी रहे, ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। धन्यवाद।